हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो एएस एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है एक नए पॉइंट के साथ। तो 11th कॉमर्स के लिए अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में हमारा ऑलरेडी एक टॉपिक स्टार्ट हुआ है जनरल का जो चल रहा है, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस अपलोड की हुई है, डाली हुई हैं। तो अब इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने से पहले आपको वो वीडियोस देखना जरूरी है। अगर वो वीडियोस आपको अच्छे से समझ आएंगी तभी जाके इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक वैसे हमारा होगा क्या जनरल में, बैंकिंग ट्रांजैक्शन। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। अब देखिए बैंकिंग ट्रांजैक्शंस क्या है। आप जो भी जनरल करेंगे, किसी भी आप कंपनी के हो या फिर आपकी पार्टनरशिप बिजनेस हो, प्रोप्राइटरशिप हो, कोई भी हो, उसमें बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती ही होती है आपको। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री आपको किस तरीके से करनी है तो वो देखिए। तो सबसे पहले क्या होगा आपका पहला पॉइंट कि आपने कोई अमाउंट डिपॉजिट किया है अपने बैंक में। अमाउंट डिपॉजिट इन बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अगर आपने कोई कैश डिपॉजिट किया हुआ है बैंक में तो आप इसकी क्या जर्नल एंट्री करोगे। सिंपली आप सोचिए, वैसे मैंने आपको रिवाइज करा देता हूं। एक तो मैंने आपको पर्सनल, रियल, नॉमिनल 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ाए थे। पर्सनल, किसी भी पर्सन का अकाउंट्स, कोई भी रूल क्या था उसका, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। कहने का मतलब जो पर्सन रिसीव कर रहा है आप उसको डेबिट करते हो, और जो पर्सन आपका गिवर है, देने वाला है, उसको क्रेडिट करते हो। ऐसे रियल आपका असेट से रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं। तो असेट्स अगर आपके पास कम से होती है तो आप उसे डेबिट करते हो, असेट्स आपकी गोज आउट होती है तो आप उसे क्रेडिट करते हो। तो इसी तरीके से आपका एक नॉमिनल अकाउंट भी था। नॉमिनल अकाउंट आप इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड ओपन करते हो। आप उसका रूल क्या पढ़ा आपने कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो अब उन रूल्स को आपने माइंड में रखते हुए, और दूसरा मैंने एक पॉइंट और भी आपको डिस्कस किया हुआ था, असेट्स और लायबिलिटीज, कि अगर असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, और लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो देखिए मैंने एक बात और भी बोली थी कि किसी भी डेबिट बैलेंस को इंक्रीज करना है तो आप उसे डेबिट करेंगे, और डिक्रीज करना है तो क्रेडिट करेंगे। ऐसे किसी भी क्रेडिट बैलेंस को अगर इंक्रीज करना है तो आप उसे क्रेडिट करेंगे, और डिक्रीज करना है तो आप उसे डेबिट करेंगे। कहने का मतलब सिंपल वर्ड में, जो जिस तरीके का अकाउंट है अगर आप उसको उसी तरीके का करने वाले हो उस एंट्री में तो वो इंक्रीज होगा, और उसके अपोजिट करोगे तो वो डिक्रीज होगा। तो अब देखिए, अब मैंने कहा कि कैश आपने डिपॉजिट किया बैंक में, तो बैंक की वैल्यू तो इंक्रीज हुई और इसकी वैल्यू आपकी डिक्रीज हुई, ये वैल्यू आपकी इंक्रीज हुई। तो सिंपली आप क्या एंट्री करोगे, बैंक आपकी बढ़ी और कैश आपका कम हुआ, तो एंट्री क्या होगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। जितना भी आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया होगा उसके लिए आपने जर्नल एंट्री डाली होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसके बाद सेकंड, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। विड्रॉ फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से पैसा निकाला है, विड्रॉ किया हुआ है, तो अब आपके पास क्या डिक्रीज हुआ, बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। जब आप बैंक से पैसे निकाल रहे हो तो बैंक का बैलेंस डिक्रीज होगा और कैश का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो आप क्या एंट्री करने वाले हो, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आया आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये तो सिंपली एंट्री थी आपने कि कैश डिपॉजिट किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, और कैश विड्रॉ किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसके बाद अच्छा, मैं अब आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं। अगर आपने किसी कस्टमर को सेल किया हुआ है, सेल, तो सेल की एंट्री आप क्या करते हो, सेल की एंट्री आप करते हो जिसको सेल किया, कस्टमर पर्सनल अकाउंट, जो भी पर्सनल अकाउंट, जो भी कस्टमर, राम मोहन श्याम जिसका भी है, जो कस्टमर है आपका, उसका आप पर्सनल अकाउंट डेबिट करते हो, और टू सेल्स अकाउंट। आप इसको थोड़ा समझना, मैं इस एंट्री को क्यों समझा रहा हूँ, बैंकिंग एंट्री समझाने के वजह में इस पहले इस एंट्री को क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आप जब किसी पर्सन को क्रेडिट में सेल करते हो
क्रेडिट में सेल करते हो तो आप कस्टमर का अकाउंट, उसका अकाउंट डेबिट करते हो तो सेल करते हो, और कैश में करते हो तो कैश को डेबिट करते हो तो सेल करते हो, सिंपल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस वाले केस में क्या है कि ये कस्टमर है आपका डेटर, ये जो कस्टमर है ना आपका, ये डेटर है, आपका देनदार है। अब आप सोचिए कि किसी कस्टमर को आपने सेल किया हुआ है और उस कस्टमर ने आपको बैंक में, आपकी बैंक में पैसा डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया। कस्टमर डिपॉजिट डायरेक्टली इन योर बैंक, आपकी बैंक में अगर किसी कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा डिपॉजिट कर दिया तो आप क्या एंट्री करने वाले हो? किसी कस्टमर ने पैसा जमा कर दिया आपके बैंक अकाउंट में, तो बैंक आपकी इंक्रीज हुई, सिंपली बैंक का बैलेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा, और आपका कस्टमर जो आपका डेटर था वो खत्म हो जाएगा, अब वो आपका डेटर नहीं रहेगा। जब आपका कोई डेटर का असेट्स का डेबिट बैलेंस है, अब वो आपको पैसे दे देता, वो अब आपकी असेट्स नहीं रहेगी तो आप उसे क्रेडिट कर दो। वैसे भी वो गिवर है और गिवर को आप क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। तो अगर किसी कस्टमर ने डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया, डायरेक्टली डिपॉजिट इन योर बैंक अकाउंट, तो आप क्या एंट्री करने वाले हो? बैंक इंक्रीज हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू किससे? जिसने भी आपके अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट किया कस्टमर ने, तो आप एंट्री करेंगे कस्टमर पर्सनल अकाउंट। जितना अमाउंट उसने डिपॉजिट किया उतने अमाउंट से इसकी एंट्री डाल दोगे। ये कस्टमर पर्सनल अकाउंट आपका राम, मोहन, कोई भी कोई भी पर्सन हो सकता है जिसको भी आपने क्रेडिट से सेल किया हुआ है। देखिए नेक्स्ट, अगर वो कस्टमर आपके अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट नहीं करता है, वो आपको कोई चेक या ड्राफ्ट देता है, चेक या ड्राफ्ट देता है, तो आपके पास चेक और ड्राफ्ट आता है और आप उस चेक या ड्राफ्ट को बैंक में डिपॉजिट करते हो। अब इसके साथ दो कंडीशन हो सकते हैं कि जैसे ही आपके पास जिस दिन में भी चेक या ड्राफ्ट जो भी आया हुआ है, आपने उसको सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, या फिर आपने सेम डे उसको डिपॉजिट नहीं किया, आपने उसे एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद कभी फिर से आगे डिपॉजिट किया, तो दोनों केसेस में अलग अलग एंट्री होगी। अगर आपके पास सीधा चेक आया और आपने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो अब आपको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्या हुआ, चेक आया लेकिन चेक आपके पास नहीं है, चेक आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो आपका बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। बैंक में अगर चेक डिपॉजिट किया तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, और वो चेक जिससे भी आया उसको आप क्या कर देंगे? क्रेडिट। सिंपली मैं अगर आपसे बात करूं कि अगर आपको चेक मिला और वो अभी आपके पास ही है, तो आप क्या एंट्री करोगे? चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। आप एक न्यू अकाउंट ओपन करेंगे कि आपके पास चेक है, चेक आपके पास असेट्स है तो असेट्स को आप डेबिट करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जिससे भी आया। फॉर एग्जांपल मैं राम ले रहा हूं, कस्टमर का पर्सनल अकाउंट में राम ले रहा हूं, टू राम, क्योंकि आपने राम को सेल किया, उससे आपने चेक रिसीव किया, तो आपने क्या एंट्री करी? फोर्थ, चेक जब आपने रिसीव किया तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम, ये वाली एंट्री करी आपने। और अगर मैं कहता कि ये अमाउंट आपने सीधा चेक अपने पास नहीं रखा, सीधा आपको चेक मिला और आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो उस केस में आप क्या एंट्री करने वाले हो? उस केस में आप एंट्री करने वाले हो कि आपके पास चेक थोड़ी है, चेक आया बैंक में डिपॉजिट कर दिया संडे, तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर टू राम। दोनों एंट्रीज में डिफरेंस समझना। अगर आपने चेक होल्ड करके रखा तो आपने एंट्री करी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम, और अगर आपने चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। ये सेम डे की एंट्री है, उसी दिन ये काम हुआ तो। और मान लो अगर सेम डे आपने चेक डिपॉजिट नहीं किया, ये एंट्री आपने करी 1 अप्रैल 20 को, 1 अप्रैल 2020 को एंट्री करी आपने। इसके बाद आपने ये 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, मान लो 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 20 को आपने चेक डिपॉजिट किया, तो आप तब क्या एंट्री करोगे? जब चेक रिसीव किया तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम, और जिस दिन आप इस चेक को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो आप उस दिन क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक बढ़ा आपके पास, अकाउंट डेबिट टू। अब आप राम को क्रेडिट नहीं करेंगे क्योंकि राम को तो आप ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम के नाम से। अब आप क्या क्रेडिट करने वाले हो कि जो असेट्स है आपके पास, वो असेट्स अब आपके पास से जाएगी, चेक इन हैंड आपके पास से जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। मैं दोबारा से इन तीनों एंट्रीज को समझाता हूं। अगर चेक आया और आपने सीधा बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो चेक इन हैंड की एंट्री नहीं करोगे आप, सीधा बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जिससे भी आया राम। अगर वो चेक आपने अपने पास होल्ड करके रखा तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम, और जब आप इस चेक को बैंक में डिपॉजिट करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। क्लियर है? इसके बाद अब एंट्री स्टार्ट होती है थोड़ी कॉम्प्लिकेशन की, कि ये जो चेक था आपने इस चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया,
सेम डे किया या नेक्स्ट डे किया, जब भी आपने किया। अब ये चेक क्या हुआ, डिसऑनर हो गया, चेक डिसऑनर हो गया। तो क्या आपका बैंक का बैलेंस इंक्रीज हुआ? जी नहीं। पहले तो चेक डिसऑनर क्या हो, चेक डिसऑनर होना का मतलब क्या है कि जो चेक आपने लगाया हुआ है अपने अकाउंट में, वो चेक आपका क्लियर नहीं हुआ, उसका पैसा आपके बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ। वो कोई भी रीजन हो सकता है, सामने वाले जिस कस्टमर से चेक आया उसके अकाउंट में पैसा नहीं है, डिसऑनर हो गया, वो एनीवे जो भी रीजन है उसका, चेक गलत है, कुछ भी हो गया। तो देखिए सिंपली आपको तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन क्या करनी है, जर्नल एंट्री क्या करनी है कि अगर कोई चेक आपने डिपॉजिट किया तो आप क्या एंट्री करते हो, जो भी है बैंक आपने क्या किया, बैंक को इंक्रीज किया। चाहे वो चेक आपने एक दिन बाद 2 दिन बाद डिपॉजिट किया तब भी आपने बैंक को डेबिट किया, सेम डे डिपॉजिट हुआ तब भी आपने बैंक को डेबिट किया और बैंक को डेबिट किया। अब देखो अल्टीमेटली मैं इन दोनों एंट्रीज का अगर आपको कंक्लूजन बोलूं, आपने क्या किया इन दोनों एंट्रीज में, फाइनली बैंक को डेबिट किया और राम को क्रेडिट किया। क्योंकि चेक को आपने जब डेबिट किया तो चेक को आपने क्रेडिट भी किया, तो चेक का तो इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। सीधा आपने क्या किया कि कस्टमर जो राम है, जो डेटर है आपका, उससे आपको पैसा मिल गया और वो पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट दिखाया हुआ है, लेकिन वो पैसा अब आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया। तो क्या वो डेटर आपका डेटर खत्म हो गया? नहीं। अगर पैसा नहीं आया, डिसऑनर्ड हो गया, तो वो डेटर आपका फिर से डेटर बन गया, क्योंकि जिस डेटर को आपने क्रेडिट करके खत्म कर दिया था, क्लोज कर दिया था उस डेटर का अकाउंट, तो अब आप फिर से उस डेटर को क्या बना दोगे, डेटर बना दोगे। कहने का मतलब आप इस एंट्री का रिवर्स एंट्री डाल दोगे डिसऑनर होने के केस में। तो क्या एंट्री करेंगे आप, फिर से राम आपका डेटर बन गया, चेक था आया, जब उसने चेक दिया तो आपने राम को क्रेडिट कर दिया, राम का अकाउंट क्लोज, लेकिन वो चेक से पैसा ही नहीं मिला, तो फिर से आप उस पैसे को किससे लेने वाले हो, राम से, तो आप फिर से क्या एंट्री कर दोगे, राम डेबिट, राम फिर से डेटर बन गया आपका, राम डेबिट टू बैंक। ये क्या है, डिसऑनर्ड की एंट्री है। कौन सी वाली एंट्री है, डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड कि आपका ये चेक डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड मतलब चेक आपका बेकार हो गया, कैंसिल हो गया, उससे पैसा आपको नहीं मिला। तो अभी तक एंट्री आपको क्लियर है? देखो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, चेक डिपॉजिट किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश आपने विड्रॉ किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने कोई भी कस्टमर से मतलब डायरेक्टली कस्टमर ने आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। आपको उसने कस्टमर ने चेक दिया तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम, और फिर आपने वो चेक बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। लेकिन वो चेक आपने लिया और डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो चेक की एंट्री क्यों करते हो, सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू राम कि बैंक का बैलेंस आया और बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया और राम आपने क्रेडिट कर दिया। अगर ये चेक आपका कैंसिल हो जाता है तो बैंक का बैलेंस जो आपने बढ़ाकर दिखाया हुआ है वो नहीं बढ़ेगा, आप उसको कम कर दोगे टू बैंक। और जो डेटर आपने क्रेडिट करके खत्म कर दिया था, क्लोज कर दिया था, अब वो फिर से दोबारा से डेटर बन जाएगा, तो राम डेबिट टू बैंक। तो अब तक की एंट्री आपको क्लियर होगी। तो अब आगे कुछ और एंट्रीज है वो और हम करते हैं। क्या एंट्रीज है अभी देखते हैं। इसके बाद मान लो आपको कोई चेक रिसीव हुआ, क्या किया आपने, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं, आपने राम को सेल किया तो राम डेबिट 10,000 का टू सेल्स अकाउंट 10,000 का। अब राम ने आपको चेक दिया और राम ने जो चेक दिया आपको तो डिस्काउंट पर दिया, डिस्काउंट का पॉइंट आपका ऑलरेडी क्लियर है। तो जब राम ने आपको फॉर एग्जांपल 10,000 उससे आने थे, लेकिन राम ने आपको 9,900 रुपीज आपको दिए हैं, मतलब 9,900 रुपीज का आपको चेक दिया हुआ है और चेक आपने सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया या फिर नेक्स्ट डे किया, वो कोई इश्यू नहीं है, उसका तो आप देख लेना। अगर चेक सेम डे डिपॉजिट नहीं किया तो चेक इन हैंड से एंट्री करोगे और सेम डे डिपॉजिट किया तो आप बैंक को सीधा डेबिट कर दोगे। तो मैं सेम डे का मान रहा हूं। तो अब मैंने कहा कि आपको ये चेक रिसीव फ्रॉम राम, आपको जो चेक है वो रिसीव हुआ, चेक रिसीव फ्रॉम राम of rupees 9,900 in full settlement। इसका मतलब क्या है कि आपको चेक रिसीव हुआ राम से 9,900 रुपीज का इन फुल सेटलमेंट, उसकी पूरी सेटलमेंट पे, तो 100 रुपए का आपको क्या देना पड़ा, डिस्काउंट, और वो चेक आपने एंड चेक डिपॉजिट
डिपॉजिटेड इन टू बैंक ऑन द सेम डे। तो आप क्या एंट्री करने वाले हो? चेक मिला और बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। कितना बैंक अकाउंट डेबिट होगा? जितने का चेक है 9900 रुपीज का। 100 रुपए का आपने डिस्काउंट अलाउड किया, डिस्काउंट दिया तो खर्चा हो गया आपके लिए, डिस्काउंट अलाउड। अकाउंट को आप क्या करते हैं? डेबिट 100 रुपीज का टू बैंक, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू किससे मिला है आपको? राम से। राम से, राम को तो पूरा अकाउंट सेटल हो गया 10,000 का। इस एंट्री को समझो पहले। तो राम को आपने सेल किया 10,000 का, तो राम डेबिट टू सेल, राम आपका डेटर है 10,000 रुपीज का। अब उससे फुल सेटलमेंट में जब आपको रिसीव हुआ चेक 9900 का हुआ, तो 100 रुपीज का आपको क्या देना पड़ा? डिस्काउंट देना पड़ा। तो आप क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट 9900, जितने का आपको चेक मिला है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, जितने का आपका खर्चा हो गया। डिस्काउंट आपने 100 रुपए का दिया तो खर्चा हो गया, टू राम 10,000 का। क्लियर है? अब क्या हुआ, एक ट्रांजेक्शन तो ये जो चेक आपने डिपॉजिट किया था, ये चेक आपका डिसऑनर्ड हो गया। अब आप ही सोचिए, आपने जो डिस्काउंट दिया किस पर्पस से दिया कि आपको पैसे मिल गए, लेकिन वो चेक डिसऑनर्ड हो गया तो आपको पैसे मिले क्या? नहीं मिले। और अगर आपको कैश नहीं मिल रहा, आपका अमाउंट नहीं मिला, तो आप उसको डिस्काउंट भी नहीं देंगे। कहने का मतलब, जब आप डिसऑनर्ड की एंट्री डालते हो तो बैंक को आप दोबारा से क्या कर दोगे? क्रेडिट, क्योंकि आपने बैंक जब मिला तो बैंक डेबिट टू राम, लेकिन डिसऑनर्ड हो गया तो राम डेबिट टू बैंक। सिंपली आपने ये डिसऑनर्ड की एंट्री डाली थी। आपने क्या एंट्री डाली थी? राम डेबिट टू बैंक, बैंक अकाउंट। ये आपकी डिसऑनर्ड की एंट्री थी, जितनी अमाउंट थी। लेकिन इसमें डिस्काउंट का भी पॉइंट है, ये वाला। तो आपने जो डिस्काउंट अलाउड किया था, क्या आप उसको डिस्काउंट अलाउड करेंगे? जी बिल्कुल भी नहीं। तो आपने जो डिस्काउंट अलाउड डेबिट किया था, आप इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। उसका डिस्काउंट हम विड्रॉ कर लेंगे, कैंसिल कर देंगे। भाई राम हमारा फिर से डेटर बनेगा कितने का? 10,000 रुपीज का। हम उसे डिस्काउंट देंगे क्यों? जब पैसे ही नहीं आए तो। और बैंक हमारा कितना कम हो जाएगा? 9900, जितने का हमने डेबिट किया हुआ है। बाकी क्या हो जाएगा? टू डिस्काउंट अलाउड। ध्यान रखना, ये डिस्काउंट अलाउड को हमने क्रेडिट किया है। आप कभी ये सोचिए कि सर डिस्काउंट अलाउड तो हमारे लिए खर्चा होता है। बेटा वो खर्चा ही होता है, लेकिन इसमें जो खर्चा हुआ था वो हमारा अब खर्चा नहीं माना जाएगा। वो हम क्या कर रहे हैं? विड्रॉ कर रहे हैं। वो खर्चा जो हमारा अलाउड है डिस्काउंट, उसको हम विड्रॉ कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं। तो हमने इसलिए डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट कर दिया। हालांकि जो क्रेडिट होता है वो होता है आपका डिस्काउंट रिसीव, लेकिन इसमें आप डिस्काउंट अलाउड को विड्रॉ कर रहे हैं, तो आप इसलिए इसमें डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट करेंगे। तो फिर से बता रहा हूं कि आपने किसी कस्टमर को सेल किया और उस कस्टमर से चेक मिला किसी डिस्काउंट पर, और वो चेक आपने सेम डे बैंक में डिपॉजिट किया, तो आपने क्या एंट्री डाली होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, और डिस्काउंट अलाउड जो खर्चा हुआ उसको भी आपने डेबिट किया होगा। अब क्या हुआ कि ये चेक आपका डिसऑनर हो गया, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, जो जब भी हुआ, इन्फॉर्मेशन आई होगी आपके पास, तो आपने फिर से क्या किया? इसको डेटर बना दिया और जो डिस्काउंट दिया उसको आपने विड्रॉ कर लिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड को आपने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि जब आपने दिया तो डेबिट किया और आप कैंसिल किया तो क्रेडिट कर दिया टू बैंक। क्लियर है? इसके बाद अब हम कुछ एंट्री करते हैं पेमेंट से रिलेटेड। ये तो हमने करी थी रिसीप्ट से रिलेटेड, कि अगर आपने बैंक से पे किया या फिर आपने चेक इश्यू किया, आपने बैंक से पे किया या फिर चेक इश्यू किया, तो सिंपली आपका क्या बैलेंस कम होगा? अगर आप कैश में किसी को पेमेंट करते हो, जिसको भी पे किया, तो उसको डेबिट, मान लो राम को आपने कैश पे किया, तो आप क्या एंट्री करते हो? राम अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अब मैंने कहा बैंक से पे किया, तो अब आप क्या क्रेडिट करोगे? कैश थोड़ी क्रेडिट करोगे, आप क्या क्रेडिट करोगे? बैंक को। तो एंट्री क्या होगी आपकी? जिसको आपने पे किया, जो भी आपका सप्लायर है, जैसे कस्टमर को आप सेल करते हो, सप्लायर से आप क्रेडिट में माल लेते हो, तो आप सप्लायर करो या फिर सप्लायर का पर्सनल अकाउंट बोलो या फिर आप क्रेडिटर बोलो। सप्लायर मतलब क्रेडिटर, कस्टमर मतलब डेटर। तो अब मैं इसमें जो भी नाम से करता हूं, मान लो आपने राम से उधार में खरीदा था, तो आप क्या एंट्री करेंगे? राम डेबिट टू बैंक। अगर आपने राम को चेक दे दिया, चेक इश्यू टू राम, या फिर बैंक से आपने डायरेक्टली उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो आपका बैंक का बैलेंस कम और राम का डेबिट, राम आपका डेबिट हो जाएगा। क्योंकि जब आपने राम से परचेज किया होगा तो आपने क्या एंट्री करी होगी? परचेज की नाम पे परचेज अकाउंट डेबिट टू
राम। जब आपने 10,000 रुपए का फॉर एग्जाम्पल परचेज किया और आपने जब परचेज किया उसका, तो आपका परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, आपने ये वाली एंट्री डाल दी होगी। इसके बाद अब राम को आपने पेमेंट कर दिया। अगर आप पेमेंट करते हो कैश में तो आप एंट्री क्या करते हो, राम डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट, ये वाली एंट्री डाल देते हो। लेकिन अब आपने कैश में पेमेंट नहीं करके पेमेंट में किससे किया है, बैंक से, तो आपने एंट्री क्या किया, राम डेबिट टू बैंक। क्लियर है? अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका कि बैंक ने आपको कोई भी इंटरेस्ट चार्ज किया या फिर आपने कोई एक्सपेंस पे किया। पहले चलो एक एंट्री लेते हैं, आपने कोई एक्सपेंस पे किया तो आप एंट्री करते हो, एक्सपेंस खर्चा है उसको आप डेबिट करते हो, टू कैश आप क्रेडिट करते हो। मैंने सिंपली कहा कि एक्सपेंस पे किया, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, चाहे वो सैलरी हो, वेजेस हो, कुछ भी हो, आप उस एक्सपेंस को डेबिट करते हो, कमीशन हो, कुछ भी हो, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये वाली एंट्री आप डाल देते हो। लेकिन अब मैंने क्या बोला कि आपने एक्सपेंस को चेक से पे किया, तो अब आपकी एंट्री क्या डालोगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस जो भी एक्सपेंस है आपका, सैलरी, कमीशन, वेजेस हो गया, सैलरी हमारा जो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू चेक से पे किया तो बैंक, क्या एंट्री आप कर दूंगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसके बाद अगर आपने कोई भी बैंक में जब आप अकाउंट मेंटेन करते हो तो बैंक आपको इंटरेस्ट देता भी है और आपसे इंटरेस्ट चार्ज भी करता है, कई बार बैंक चार्जेस करता है, तो आप उस केस में क्या करोगे। देखो अगर आपको इंटरेस्ट मिला, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, तो इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ आपके लिए क्या है, इनकम, उससे आपका बैंक का बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। आपको इंटरेस्ट मिला तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट होगा, तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा। तो आप क्या एंट्री करने वाले हो, बैंक अकाउंट डेबिट, रिसीव हुआ तो, इंटरेस्ट मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव, अकाउंट, जितना आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ। और अगर बैंक ने आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, भाई बैंक जब आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है तो इंटरेस्ट की वजह से आपका अमाउंट कम हो जाता है, बैंक का विड्रॉ हो जाता है, निकल जाता है, बैलेंस कट जाता है। तो आप क्या एंट्री करोगे, बैंक कम हुआ तो बैंक को आप क्या करेंगे, क्रेडिट, और इंटरेस्ट कटा डेबिट होगा क्योंकि खर्चा है आपका, एक्सपेंस है, तो आप एंट्री करोगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक अकाउंट, जितना आपका खर्चा होगा। ऐसी कोई अदर एक्सपेंसेस हो सकता है आपका, कमीशन पे किया, कमीशन रिसीव किया, तो आप क्या एंट्री करोगे। अगर आपने कमीशन बैंक से पे किया तो फिर बैंक चार्जेस, मान लो बैंक का कोई चार्ज है, बैंक ने चार्ज काट लिया आपका, करंट अकाउंट आप मेंटेन करते हो, तो आप क्या उस केस में क्या एंट्री करोगे, बैंक चार्जेस, तो आप एंट्री करोगे बैंक चार्जेस, आपके लिए खर्चा है, एक्सपेंस है, तो आप एंट्री करोगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। भाई बैंक ने कोई चार्ज काटा तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो कहने का मतलब अगर बैंक से आपका पैसा डिडक्ट हो रहा है, कट रहा है या पे कर रहे हो आप, तो बैंक को आप क्रेडिट करोगे, और बैंक का पैसा आपके पास आ रहा है, बढ़ रहा है, तो आप उसे डेबिट करोगे। तो कहने का मतलब अगर, और एक और बात, अगर मान लो ऑनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसा निकाला, वैसे मैं आपको क्लियरली बता दूं, ऑनर जो पैसा निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, उसे आप ड्राइंग बोलते हो। मैंने अकाउंटिंग टर्म्स में भी आपको समझाया हुआ है कि अगर ऑनर आपको आपके बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस करता है, लगाता है, मतलब ऑनर पैसा बिजनेस में लगाता है तो उसको आप कैपिटल बोलते हो। अगर ऑनर ने पैसा बिजनेस में लगाया तो आप क्या एंट्री करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट या फिर कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक से दिया या फिर कैश से दिया तो कैश अकाउंट डेबिट, या फिर ऑनर ने कोई असेट्स दी तो उस असेट्स को आप क्या कर दोगे, असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये एंट्री समझ आई कि कोई भी ऑनर जब बिजनेस स्टार्ट करता है उसने कुछ भी आपको बैंक से भी बैलेंस दिया, कैश में भी दिया, असेट्स भी दिया, या फिर कोई एक भी दे सकता है, जो भी आपको मिला आप उस चीज को क्या कर दोगे, डेबिट, और कैपिटल क्रेडिट। आप इसमें ऑनर का नाम नहीं लिखोगे, ऑनर के लिए हम क्या अकाउंट ओपन करते हैं जब वो पैसा लगाता है, कैपिटल। ऐसे ही अगर ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकालता है, पैसा निकालता है, तो आप एंट्री क्या करते हो, ड्राइंग,
ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या गया आपके पास है कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर उसने बैंक से पैसा निकाला तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्लियर है। अगर उसने कैश में लिया तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, और उसने बैंक से लिया तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्लियर है। और तो कुछ मेरे हिसाब से बैंकिंग ट्रांजेक्शन अभी है नहीं, मेरे अगर कोई रह भी गया होगा तो अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चंस आएगा आपका उसके साथ हम उसको क्लियर कर देंगे। तो अब हम थोड़ा सा कुछ आपकी बैंकिंग ट्रांजेक्शन सभी क्लियर होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप इस वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख लेना, और तब भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे को कॉल करके या फिर मैसेज करके अपनी क्वेरी सॉल्व कर लेना। तो अब हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं एंट्री। कंपाउंड एंट्री हम किसको बोलते हैं? कंपाउंड एंट्री का मतलब होता है कि जब कोई दो अकाउंट डेबिट हो रहे हो और कोई एक अकाउंट दोनों अकाउंट्स की वजह से क्रेडिट हो रहा हो, या फिर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है उन दो अकाउंट्स की वजह से, कहने का मतलब किसी दो अकाउंट्स का इफेक्ट किसी एक अकाउंट में जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने सैलरी पे किया तो आप एंट्री करते हो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने 1000 का सैलरी पे कर दिया तो आपने ये एंट्री डाली होगी, मैंने कहा 1000 रुपीज ऑफ सैलरी अमाउंट पे। तो आप देखिए इसके बाद मैंने बोला कि रेंट पेड 500 रुपीज का, 500 रुपीज का आपने रेंट पे किया, तो आप इसके लिए क्या एंट्री करोगे? रेंट भी खर्चा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 500 से आपने एंट्री डाल देंगे। अब आप इन दोनों एंट्रीज को देखो, आपको पता है कि दोनों ही एंट्री में कैश क्या हो रहा है हमारा? क्रेडिट हो रहा है। तो हम दोनों एंट्री को कंपाउंड कर सकते हैं, क्लब कर सकते हैं। किस तरीके से? हम इन दोनों एंट्रीज की जगह एक एंट्री भी लिख सकते हैं, क्या? सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट। कोई और भी होता है, मान लो वेजेस का एक्सपेंस होता है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तब आप वेजेस अकाउंट डेबिट भी कर सकते हो, और टू कैश, कैश अकाउंट। अब आप ही सोचिए, सैलरी का खर्चा आपका 1000 रुपीज का, रेंट का खर्चा आपका 500 रुपीज का, टोटल कैश कितना दिया आपने? 1500 रुपीज। इन दोनों एंट्रीज में और इस एंट्रीज में कोई फर्क नहीं है, सीज टाइम है। आपने सैलरी को डेबिट किया 1000 से, मैंने भी सैलरी को डेबिट किया 1000 से। आपने कैश को क्रेडिट किया 1000 से, मैंने कैश को क्रेडिट किया 1000 प्लस 500, क्योंकि आपने इसे दो बार क्रेडिट किया है तो मैंने इसको एक ही बार में क्रेडिट कर दिया। और आपने रेंट को डेबिट किया तो मैंने रेंट को भी डेबिट कर दिया, ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपसे बात करूं कि आपको कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव ऑफ अमाउंट 1000 का कमीशन रिसीव हुआ, एंड इंटरेस्ट रिसीव ऑफ ₹1500। आपको कमीशन रिसीव हुआ 1000 का और इंटरेस्ट रिसीव हुआ 1500 का। आप इसकी एंट्री दो तरीके से कर सकते हो, अलग अलग से एंट्री करोगे तो क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कितना? 1000 रुपीज का। और सेकेंड एंट्री आप क्या करने वाले हो? इंटरेस्ट रिसीव, तो आप इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री डालोगे कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव, रिसीव अकाउंट 1500 से आपको 1500 रुपए का इंटरेस्ट भी रिसीव हुआ है। ये दोनों एंट्री समझ आई होंगी। अगर मैं दोनों एंट्री को कंपाउंड करके लिखूं तो इसकी कंपाउंड एंट्री क्या बनेगी? दोनों एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है तो मैंने किया एक ही बार में कैश अकाउंट डेबिट। इसके लिए क्रेडिट क्या हो रहा है? एक तो हो रहा है टू कमीशन और दूसरा क्या क्रेडिट हो रहा है? टू इंटरेस्ट रिसीव। रिसीव्ड अकाउंट कितना अमाउंट? देखिए, कमीशन का आपको मिला 1000 और इंटरेस्ट का मिला 1500, तो टोटल आपको कितना अमाउंट मिलेगा? 2500। ये आपकी कंपाउंड एंट्री है। एक तो ये वाली कंपाउंड एंट्री है और एक ये वाली कंपाउंड एंट्री है। ये वाली इन दोनों
दोनों एंट्री की एक एंट्री है सिंगल, और ये वाली इन दोनों एंट्रीज की एक ही सिंगल एंट्री है। तो मेरे हिसाब से कंपाउंड एंट्री में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप देखिए आगे एक एंट्री और भी करते हैं। ओपनिंग एंट्री क्या होता है? वैसे ओपनिंग एंट्री हम क्यों करते हैं? देखिए हम लास्ट, हमारी जो अकाउंटिंग ईयर है, लास्ट ईयर का जो अकाउंटिंग ईयर का डेटा जो भी है असेट्स का, लायबिलिटीज का, उसको हम नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी करते हैं। तो उसके लिए हमको ओपनिंग एंट्री डालनी होती है। देखिए ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री क्या होता है ना, हम किसी भी असेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंस को जो लास्ट ईयर एंड हुआ है, हमारा क्लोजिंग हुआ है, उसके बैलेंस को नेक्स्ट ईयर जो हम लेकर आते हैं उसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर के बैलेंस हमारे बचे थे असेट्स के, मैं लिख देता हूं। असेट्स में आपका बचा है, असेट्स में आपके पास है एक तो कैश 5000 रुपीज, डेटर्स में आपका राम का है आपका 10,000 रुपीज, और श्याम का है आपका 20,000 रुपीज। डेटर दो है आपके, एक आपके पास है फर्नीचर है आपका, मान लो 15,000 रुपीज का फर्नीचर है आपका। मशीनरी है 1 लाख रुपीज की, 1 लाख रुपीज की आपके पास मशीनरी है। तो अब देखिए, और लायबिलिटी में आपके पास क्या है, कोई और भी असेट्स हो सकती है आपकी। लायबिलिटीज में आपके पास दे रखा है क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर में आपका अजय का बैलेंस है आपका 5,000 का, और विजय का बैलेंस है आपका 15,000 का। क्लियर है? अब देखिए लायबिलिटी में बस ये दे रखा आपको। तो अब आप इस सब की एंट्री जब डालोगे नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में, तो आप किस तरीके से एंट्री डालोगे? देखो असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है आपका? डेबिट। तो असेट्स को आपका क्या करिए? डेबिट। और लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। तो लायबिलिटी को आप क्या करेंगे? क्रेडिट। तो एंट्री देखिए असेट्स में क्या क्या है आपके पास? कैश अकाउंट डेबिट। बैंक का होता तो बैंक भी डेबिट कर दे, कैश अकाउंट डेबिट। डेटर में आपके पास क्या है? राम डेबिट। कैश है आपका 5,000 का, राम है आपका 10,000 का डेबिट है, और श्याम है आपका डेबिट। श्याम को भी डेबिट करेंगे आप। श्याम कितने का डेबिट है आपका? 20,000 रुपीज का। इसके बाद फर्नीचर आपका असेट्स है, फर्नीचर अकाउंट भी आप डेबिट कर देंगे, कितने से? 15,000 से। और मशीनरी भी आपका डेबिट है, कितने का? 1 लाख रुपीज का। तो लायबिलिटी को आप क्या करते हो? क्रेडिट। तो टू अजय को आपने क्रेडिट किया 5,000 रुपीज से, और टू विजय को आपने क्रेडिट किया 15,000 रुपीज से। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि आप डबल एंट्री सिस्टम कर रहे हो, कि एक साइड आपकी डेबिट है, दूसरी आपकी क्रेडिट है, और दोनों ही आपके बराबर है। एक सेम टाइम पे आपका एक अकाउंट डेबिट है, दूसरा अकाउंट सेम अमाउंट आपका क्रेडिट है। तो अब देखिए आपका डेबिट कितना बना? डेबिट बना आपका 1,50,000 का, और ये आपका कितना है? केवल 20,000 का। क्या आपकी डेबिट और क्रेडिट इक्वल है? जी नहीं। तो ये जो डिफरेंस है ये क्या बचेगा आपका? कैपिटल का बैलेंस। टू कैपिटल अकाउंट, कितना बैलेंसिंग फिगर? ये बचा आपका बैलेंसिंग फिगर। कितने का बचा कैपिटल अकाउंट आपका? 150 माइनस 20, 1,30,000। समझ आया? मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। आपके पास ये असेट्स हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट, राम डेबिट, श्याम डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, ये आपकी लायबिलिटी है। टू अजय, टू विजय। आपने जब इन दोनों को देखा तो इसका बैलेंस और इसका बैलेंस आपको मिसमैच मिला, इक्वल नहीं मिला। तो आपको तो इक्वल करना होगा। तो ये क्या बैलेंस बचा हुआ आपका? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। सिंपली अब देखिए, अगर क्वेश्चन में आपको ये वाला बैलेंस भी दे देता, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ सेकंड क्वेश्चन के लिए, कि आपके पास कैपिटल
कैपिटल का बैलेंस है आपके पास 1,50,000। तब उस केस में आप क्या एंट्री करते हैं? देखिए आप एंट्री करते हैं वही कैश अकाउंट डेबिट कितना 5,000। मैं इसको स्टार्ट करके कह रहा हूं, इसका अब आंसर स्टार्ट करके इसके वजह से ये क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट आपका 5,000। डेटर में आपका राम हो, मैं एक ही बार में लिखा हूं, डेटर्स अकाउंट को मैंने एक ही बार में डेबिट कर दिया। ये आपका 10 और 20 30,000 और फर्नीचर आपका 15,000 का डेबिट आपका 15,000 का और मशीनरी आपकी डेबिट है 1 लाख रुपीज की। ये तो था आपका डेबिट का, कैश, डेटर, फर्नीचर, मशीनरी। क्रेडिट में आपको क्या दे रखा है, लायबिलिटी में दे रखा है आपको क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर का अकाउंट है आपका 5 और 15 20,000 का, और आपको दे रखा कैपिटल वो भी है 1,50,000 का। अब देखिए इस वाले में क्या डिफरेंस है। इस वाले में ये वाला बैलेंस कैपिटल आपको नहीं दिया हुआ था, तो आपने इसको बैलेंसिंग फिगर करके बैलेंस बचा के कैलकुलेट किया है। लेकिन इस वाले में आपको कैपिटल दिया हुआ है। जब आपने इसको टोटल किया तो ये वाला टोटल और ये वाला टोटल, ये तो आया आपका 1,70,000 और ये आया आपका 1,50,000। तो अब आपकी इसमें लायबिलिटी साइड ज्यादा है, तो इसका मतलब बैलेंस कहां पे बचा, डेबिट में, असेट्स में। तो यहां पर जो बैलेंस बचेगा उसको हम बोलते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट। और ये आपका बैलेंसिंग फिगर बचा है कितना, 20,000 का क्या है, गुडविल का बैलेंस है। ठीक है, तो दोबारा से पूछिए, देखिए दोबारा से इसमें, अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है और असेट साइड कम है तो आपका गुडविल का बैलेंस बचेगा। और अगर ऐसा होता कि मान लो आपको कैपिटल भी दिया हुआ है और आपका डेबिट बैलेंस ज्यादा होता है और क्रेडिट बैलेंस कम होता है, मान लो ये ऑलरेडी ये वाला ज्यादा होता आपका, तब यहां पर क्या बैलेंस बचता, टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व ये वाला बैलेंस बचता आपका जो भी है। इसको मैं हैश करके प्रेजेंट कर रहा हूं कि या तो देखो अगर आपका असेट्स का बैलेंस ज्यादा है, लायबिलिटी का कम है, और लायबिलिटी में आपको कैपिटल भी पता है, पहले तो लायबिलिटी में कैपिटल का पार्ट है कि नहीं है पता तो कैपिटल आपका बैलेंस में फिगर निकल जाएगा, लेकिन आपको कैपिटल भी पता है और असेट्स आपकी ज्यादा बैठती है और लायबिलिटी कम, तो आपका कैपिटल रिजर्व का बैलेंस बचेगा। और अगर आपका असेट्स कम बैठता है, लायबिलिटी साइड ज्यादा बैठती है, तो आपका गुडविल का बैलेंस बचेगा। क्लियर है? तो ये आपकी है ओपनिंग एंट्री। तो आई होप आपको आज का जो भी मैंने टॉपिक कराया हुआ है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन, कंपाउंड जर्नल एंट्री और उसके साथ मैंने एक ओपनिंग एंट्री कराई है, तो आपका बेसिक अभी तक जर्नल का पूरा पोर्शन हो चुका है। इसके बाद अब आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी, क्वेश्चंस। अभी तक मैंने आपको कौन सा समझाया, हालांकि ये भी प्रैक्टिकल ही है, लेकिन अभी मैंने आपको एक एक करके, पहले मैंने आपको क्या समझा था, जर्नल की बेसिक एंट्री, कैपिटल वगैरह, सेल परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न। उसके बाद मैंने आपको डिस्काउंट का ट्रीटमेंट समझाया है। डिस्काउंट में आपको मैंने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या है, एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन, जो भी आपने ट्रांजेक्शन करी है सेल परचेज के टाइम पर, और वो एक फिक्स रेट पर दिया जाता है, लिस्ट प्राइस जो भी है उस पर, और उसको आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हो, क्या करते हो, सीधा वैल्यू से डायरेक्ट करते हो। लेकिन कैश ट्रांजेक्शन पर जो डिस्काउंट होता है उसको आप कैश डिस्काउंट बोलते हो। कैश डिस्काउंट को आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हो, जो भी होगा आप उसको डिस्काउंट अलाउड या फिर डिस्काउंट रिसीव। अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट रिसीव, और अगर आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो, कैश रिसीव कर रहे हो, तो आप डिस्काउंट देते हो, तो आपका वो हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव आपके लिए इनकम है और डिस्काउंट अलाउड आपके लिए एक्सपेंस है। इसके रिगार्डिंग मैंने पूरी वीडियोस इससे पहले बनाई हुई है, तो आप उन वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए। और अभी तक इससे आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इससे पहले वो तीनों वीडियो देखना जरूरी है आपकी। तो ओके, अगर कोई अभी भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर 9813282733 आप मेरे को इस पर व्हाट्सएप करके या फिर कमेंट करके आप मेरे से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू।